हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अचल धामा अकेडमी में। तो आप ज़बरदस्तों के जिंदाबाद जो अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको सिलेबस के बारे में बताया था सीटीपी। ये जो विशेषकर सीटेट यूपीटेट और विशेषकर जो बात की जा रही है डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसके बारे में उस सिलेबस को कराया जा रहा है। हाँ, जो यूपीटेट की तैयारी कर रहा है और सीटेट की तैयारी कर रहा है वो भी इस वीडियो को बच्चा देख सकता है। तो मैंने डीएलएड के फर्स्ट जो प्रीवियस वीडियो बताई थी, फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की बताई थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सीडीपी में क्या क्या आएगा, बाल विकास में क्या क्या आएगा। तो आज हम यहाँ से आपका सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सिलेबस में आपका दिया हुआ है, चैप्टर फर्स्ट है, बाल विकास का अर्थ बताना है और आवश्यकता और क्षेत्र बतानी है। यानी कि चैप्टर फर्स्ट में ही बताना है बाल विकास का अर्थ, यानी कि बाल विकास का अर्थ क्या है, क्या मतलब है इसका, और आवश्यकता क्या, क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका क्षेत्र क्या है, कहाँ तक सीमित है और कहाँ तक इसके क्षेत्र है, कहाँ तक इसका हम इसे बता सकते हैं। बाल विकास यानी कि कहाँ तक चलता है बाल विकास, इसका क्षेत्र कहाँ तक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलो परिभाषा और अर्थ देख लेते हैं क्या है इसकी। बाल विकास का अर्थ व परिभाषा है चाइल्ड डेवलपमेंट मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। तो बाल विकास व ये बाल व विकास इन दो शब्दों के सहयोग से मिलकर बना है, यानी कि बाल और विकास दो शब्दों के सहयोग से मिलकर बना है। बाल विकास शब्द की रचना हुई है। बाल व विकास से दो शब्दों से मिलकर बना है और बाल विकास शब्द की रचना हुई है। ठीक है, बालक शब्द से अभिप्राय है केवल बालक अथवा बाल्यावस्था विशेष से नहीं है। जो हमारा बालक शब्द से अभिप्राय है ना, यहाँ केवल यहाँ बालक से ही मतलब नहीं है, बाल अवस्था से मतलब नहीं है विशेषकर, अपितु इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनेंगे। ये आपकी जो है ना डेफिनेशन के रूप में भी दिए जा सकते हैं और यहाँ से आप डेफिनेशन भी बता सकते हो। गर्भावस्था के प्राणी से लेकर जो गर्भावस्था में जो शिशु उत्पन्न होता है, यानी कि शिशु बनने लगता है या गर्भावस्था में होने लगता है, शिशु का उत्पन्न होने लगता है या बनने लगता है। गर्भावस्था के प्राणी से लेकर परिपक्वता या परिपक्वता प्राप्त कर रहे अथवा, ध्यान से सुनेंगे, मैं इसीलिए आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए और आपके माइंड में बैठ जाए बात। परिपक्वता प्राप्त कर चुके व्यक्ति से भी है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये था कि जो बाल्य विकास होगा उसका मतलब होगा, या बालक का मतलब होगा, जो बाल्य विकास की हम अध्ययन करेंगे उसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। गर्भावस्था के प्राणियों से लेकर, जब गर्भावस्था स्टार्ट हो जाती है और परिपक्व अवस्था तक बाल्य विकास का अध्ययन किया जाता है, बाल्यावस्था का अध्ययन किया जाता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बालक शब्द विभिन्न अवस्थाओं का प्राय है। बालक शब्द भिन्न अवस्थाओं में प्राय है। अब देखें कैसे, जिसमें व्यक्ति परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसित हो जाता है, बढ़ने लगता है। परिपक्वता यानी कि जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक बाल्यावस्था उसकी बाल विकास उसकी चलती रहेगी, बाल विकास का अध्ययन उसका होता रहेगा। बाल विकास के अध्ययन के दौरान हम बालक शब्द अजन्मे शिशु के लिए भी प्रयोग करते हैं और 21 वर्षीय किशोर के लिए भी, 21 वर्षीय किशोर के लिए। इस कहने का मतलब है, इस जो पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है, जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता, परिपक्व मैच्योरिटी उसे पूर्णतः नहीं आ जाती, तब तक उसकी बाल्यावस्था चलती रहेगी। हम डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक को हम क्या कह सकते हैं, बाल विकास कह सकते हैं। यहाँ तक इस पैराग्राफ में का ये निचोड़ है। और इसमें एक चीज़ और भी बताइए कि अजन्मे शिशु के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं बाल्य विकास। समझ रहे हो बात को, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो और ये भी आ सकता है कि बाल विकास कहाँ से कहाँ तक होता है। आप बताओ कि गर्भावस्था से क्या होता है, किशोर अवस्था तक भी बता सकते हो और परिपक्व अवस्था तक भी बता सकते हो, यानी कि मैच्योरिटी तक होता है। अब आगे चलते हैं, विकास शब्द हमारे बालक है, ये बाल के बारे में बता दिया, बाल विकास के बारे में बता दिया, इसमें यहाँ पे आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं। पर विकास के बारे में जान लेते हैं, विकास होता क्या है। विकास शब्द हमारे लिए नया नहीं है, सभी को पता है, जीवन के हर क्षेत्र में हम प्रयोग करते रहते हैं, इसका प्रयोग करते रहे हैं विकास। क्यों आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की
क्या पता चलेगी इसके बारे में। डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की सीडीपी एक विषय होता है, उसमें बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। तो आपको क्या हुआ, आपका विकास हो गया, आपका क्या हो गया, विकास हुआ। तो आपको पता चला, तो ये आपको क्या है, संज्ञानात्मक विकास हुआ ना, आपका संज्ञानात्मक विकास हुआ आपका। तो ये भी विकास क्या चलता रहता है, जीवन के हर क्षेत्र में चलता रहता है। और तथा सामान्य रूप से इसका अर्थ है वर्तमान स्थिति में सुधार। देखो आया, वर्तमान स्थिति में सुधार की ओर बढ़ना। जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसे हम उसमें कुछ नया सुधार कर दे तो वो विकास कहलाता है। मनुष्य के लिए साथ जुड़े जाने पर इस शब्द का अर्थ विस्तृत हो जाता है। यानी कि विकास तो हो गया भाई, आपने देखा होगा कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा या कोई डेफिनेशन पढ़ी, उसमें समझ में आ गई आपको और उसमें विकास हो गया। पर जब क्या होगा, बाल विकास, यानी कि जब मनुष्य से विकास का मतलब जुड़ जाता है तो वह विस्तृत हो जाता है। वो क्या हो जाए, विस्तृत हो जाता है। वो कैसे विस्तृत हो, हम देखेंगे। हम देखते हैं कि जन्म से पूर्व गर्भावस्था की अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति निरंतर अनावरत परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि अनावरत कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि गर्भावस्था से, जब गर्भावस्था में बच्चा होता है, मृत्यु पर्यंत, यानी कि मृत्यु पर्यंत उसके क्या होने लगते हैं, निरंतर विकास होने लगता है। अब एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि विकास क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती रहती है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे गर्भावस्था में, जैसे बच्चा जैसे गर्भावस्था में होगा, वह गर्भावस्था में वहाँ भी कुछ सीखेगा, जब जन्म हो जाएगा वहाँ भी कुछ सीखेगा। क्यों, जब जन्म हो जाता है किसी बच्चे का, तो वह जन्म शिशु होता है, तो वो क्या देखता है, अपने चारों ओर वातावरण को देखता है, अपने चारों ओर अपने जैसे यानी कि कुछ प्राणियों को देखता है। तो वो क्या है, वह बोल तो नहीं पाता पर अपने विचारों के द्वारा समझने लगता है उन बातों को। जीन पियाजे ने भी इस बात को डिस्कशन किया है कि वह पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। तो फिर इस बारे में जीन पियाजे ने भी बताया है। तो वह देखने लगता है ये क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो विकास है, ये आपको ये लाइन जो है आपको नोट करनी है। नोट कहाँ करनी है, आपके माइंड में नोट हो जानी चाहिए कि गर्भावस्था से, ध्यान से सुनेंगे, गर्भावस्था और मृत्यु तक, गर्भावस्था से मृत्यु तक विकास हमारा चलता रहता है। और यह एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। आगे चलेंगे। इन परिवर्तनों की गति में परिवर्तन होता रहता है, किंतु गति पूर्णतः रुकती नहीं है। यानी कि इनकी गति पूर्णतः रुकती नहीं है, पूर्णतः नहीं रुकती, कम ज़्यादा यानी कि कम ज़्यादा कम वर्तुलाकार होती है। वर्तुलाकार हम बोलते हैं, विकास हमेशा वर्तुलाकार चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। सीटेट में आया क्वेश्चन है, कई बार आता है, सेकंड पेपर में भी आता है और फर्स्ट पेपर में भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी परिभाषा जो सी मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, वर्तुलाकार होता है और कभी रुकता नहीं है। ठीक है, नगण्य आँखों से न देख पाने योग्य प्रजनन कोशिका अंडाणु और शुक्राणु गुणात्मक रूप, यानी कि गुणात्मक रूप से बढ़ते जाते हैं। यानी कि अब देखेंगे, नगण्य आंखों से ना देखकर, इन्हें नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। कैसे, जैसे हमारी कोशिका में वृद्धि हो रही है, अंडाणु में वृद्धि हो रही है, शुक्राणु में वृद्धि हो रही है, यानी कि अब हमारे माइंड में वृद्धि हो रही है। क्या हम इन्हें देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ये देख नहीं सकते पर हमें पता चल जाता है, इसका अनुभव कर सकते हैं। और 9 माह 10 दिन में संपूर्ण शरीर संरचना कर लेता है। यानी कि जो शिशु होता है हमारा, वो क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे, ये 9 माह 10 दिन में एक संपूर्ण शरीर संरचना कर लेता है। यानी कि संपूर्ण शरीर संरचना कर लेता है। ठीक है, यानी कि उसकी जितनी भी ग्रोथ होनी थी वो ग्रोथ हो चुकी होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी बाद थोड़ी देर तक ग्रोथ होती है, पर हाँ माना जाता है कि ये माना जाता है कि 9 माह और 10 दिन तक ही ग्रोथ संपूर्ण हो जाती है। जन्म के बाद किशोरावस्था तक, यानी कि जन्म हो गया किशोरावस्था तक, अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक यानी कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बालक की व्यक्तिगत को स्वरूप प्रदान करने के लिए नित्य प्रति दृष्टिगत होते हैं। किंतु सभी परिवर्तन व्यवस्थित व समानुपाती होते हैं। प्रत्येक नया परिवर्तन
पीछे परिवर्तन पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखेंगे, प्रत्येक नया परिवर्तन पिछले परिवर्तन या जो सीखा हुआ है, हमें पीछे सीखा हुआ है, उस पर निर्भर भी करता है। किस पर निर्भर करता है? जो हमने पहले सीखा हुआ है। तो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली बात ये थी, जो हमारा परिवर्तन होगा, जो हमारा विकास होगा, वो नया विकास होगा, वो पिछले विकास पर थोड़ा अटैच होगा। उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या है, उसे यानी कि ज्ञान को विकसित करने में मदद मिलेगी। जैसे जीन पियाजे ने भी बताया है कि हम क्या देखते थे, जीन पियाजे ने एक बताया है, समायोजन, एडप्टेशन बोलते हैं उसे, कि हमें कोई ज्ञान किसके चिड़िया के बारे में पता है, हम देखते हैं, हमें किसी डॉग के बारे में पता है, डॉग ऐसा दिखता है जिसके 4 पैर होते हैं। किसके? 4 पैर होते हैं डॉग के। पर फिर हमने क्या देखी, गाय देखी, काऊ देखी, तो उसके भी क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, उसे क्या कह देगा, बच्चा भी डॉग तो छोटा होता है हाइट में, पर पशु कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो फिर वह सोचेगा यह बड़ा डॉग, कहने लगेगा यह बड़ा डॉग है। तो क्या होगा, उसे पीछे क्या पता था, कुछ नया, कुछ ज्ञान विकास था, उसका ज्ञान के बारे में उसे पता था। पर उसे अब जब उसने एक चीज़ को, ऐसी चीज़ को, नई चीज़ को, दूसरी, जब उसने इस चीज़ को, सेम चीज़ को और सेम चीज़ देखी, पर उसमें क्या अंतर देखा, वह हाइट में बड़ी थी, तो वह कहने लगा बड़ा कुत्ता, क्या कहने लगा, बड़ा कुत्ता। तो ऐसे ही उसने क्या करा, पिछले ज्ञान को, जो पीछे वाला ज्ञान था, उससे क्या करा, नए ज्ञान से कनेक्ट करा। तो इसमें ही जो हमारा पिछला ज्ञान होता है, वो नए ज्ञान को निर्माण करने में सहायक होता है। अब आगे चलते हैं। ये परिवर्तन निम्न पक्षों में होते हैं। कौन से परिवर्तन? जो विकास में होने वाले परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक। विकास में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं। शारीरिक होते हैं जो हमारे शरीर से संबंधित, मानसिक होते हैं हमारे जो दिमाग से संबंधित हैं, ज्ञानात्मक जो बोध या ज्ञान से संबंधित, मानसिक भी बोल सकते हैं, बोध, विचार, जो सोचने वाला, तर्क, भाषा से संबंधित भी होते हैं, और संवेगात्मक यानी कि अपने भाव से संबंधित, संरचनात्मक, जो हम क्रिएटिव सोचते हैं, अलग तरीके से सोचने, सौंदर्यात्मक विकास से संबंधित होते हैं, नैतिक विकास से, हमारी सामाजिक से, और सामाजिक विकास से संबंधित होते हैं। तो ये जितने भी आपको क्या होते हैं, परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं विकास में, बालक में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बाल विकास में या विकास में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये सेम यही परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शारीरिक, मानसिक, बोधात्मक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक और संरचनात्मक, सौंदर्यात्मक विकास, नैतिक विकास, यानी कि सामाजिक में हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी कि सामाजिक, नैतिक विकास होता है सामाजिक में, हो तो गया विकास हमारा सामाजिक में, पर हमें समाज को कैसे डील करना है, और समाज, ठीक है, और समाज विकास होगा, समाज में हमें समाज की बातों को कैसे, हमारे समाज की बातों को पता चल चुका है। तो ये होता है विकास। ये सभी विकास हमारे आते हैं बाल विकास के अंदर, और ये हमारे विकास बाल विकास के अंदर ही आते हैं, और ये गर्भावस्था से और चलते ही रहते हैं, क्या जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। अब आगे चलेंगे। आगे क्या हमने क्या देख लिया, डेफिनेशन देख ली, बाल विकास के बारे में जान लिया, उसके अर्थ के बारे में जान लिया, और डेफिनेशन के बारे में, यहाँ से आप अच्छी तरीके से डेफिनेशन भी दे सकते हो। अब हमारे पास में क्या आया, वृद्धि विकास की अवधारणा। भाई हम बहुत देर से बात कर रहे हैं संवेगात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और बोधात्मक, सामाजिक, नैतिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो नैतिक विकास, ये विकास को इनके डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया। अब देख लें कैसे कैटेगराइज किया गया है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। क्या है, बुद्धि विकास की अवधारणा क्या है? वर्तमान काल में बच्चे के विकास के सभी पक्षों, यानी सभी पक्ष जो मैंने बताए थे, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, और सामाजिक होगा, और संवेगात्मक आदि में वृद्धि का विश्लेषण करना, यानी कि इनका विश्लेषण करना, मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण का एक आवश्यक अंग है। किसका आवश्यक अंग है? मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण का एक आवश्यक अंग है। अतः ये दोनों शब्द जो हैं, एक तो होगी हमारा वृद्धि और एक हो गया विकास। ग्रोथ बोलते हैं वृद्धि को, और डेवलपमेंट बोलते हैं विकास को समझना आवश्यक है, अब हम इन्हें क्या है, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं, मैं बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन देखे जाएंगे। यहाँ वृद्धि का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन ने
के अनुसार क्या सोरेनसन जी ने क्या बोला था कि वृद्धि का अभिप्राय शरीर तथा यानी कि शरीर से है हमारा, उसके अंगों यानी कि अंगों जो हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं उसके अंग से हैं। किसका? वृद्धि का। वृद्धि की बात कर रहे हैं अभी भी। अब हम यहाँ पर बाहर यानी कि वजन से, आकार से, जो हमारा आकार है किस तरीके में वृद्धि होने से है, यानी कि बाहर में, आकार में और शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को का जो परिवर्तन होते हैं उनका किससे लेना देना है? वृद्धि से लेना देना है, जिसका मापन किया जा सकता है। हम इसको माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, आकार को माप सकते हैं। जैसे कि हम जब पैंट शर्ट वगैरह सिलवाने जाते हैं तो आकार ही तो नापा जाता है आपका, वजन थोड़ी नापा जाता, तो माप सकते हैं। इस प्रकार वृद्धि का अर्थ व्यक्ति के शारीरिक लंबाई और चौड़ाई, जैसे कि मैंने बताया, बाहर वृद्धि से होता है। व्यक्ति के हाथ पैर सभी बढ़ते हैं जिनका मापन किया जा सकता है, अतः तोला भी जा सकता है। और वृद्धि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव निरंतर एक गति में नहीं होती, ये ध्यान से रखना है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा सी टेट में और यूपी टेट में और तुम्हारा डीएलएड में और सुपर टेट में। कैसे? वृद्धि जो होगी हमारी, यहाँ से इसे नोट करो, वृद्धि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव निरंतर नहीं चलती है। वृद्धि नहीं चलती, विकास निरंतर होता है, ध्यान रखना। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि वृद्धि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव निरंतर चलती रहती है। वृद्धि नहीं चलती, विकास चलता है, वृद्धि नहीं चलती है, ये बात ध्यान रखें। शरीर की वृद्धि कोशिका की वृद्धि से होती है। जो हमारे अंदर कोशिका उत्पन्न होती है, सेल्स बनते हैं, उनकी किससे होती है? वृद्धि से होती है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक होती है, यानी कि आंतरिक चलती रहती है, और वातावरण के साथ व्यक्ति के अंत्यक्रिया का भी परिणाम है। और हमारे जो वातावरण, जो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका भी परिणाम है। मैं बताऊंगा इसका उदाहरण देते हुए आपको आगे कैसे है। वृद्धि एक प्रक्रिया आंतरिक होती है, ये आंतरिक होती है। वर्तमान के साथ एक व्यक्ति अंत्यक्रिया परिणाम होता है। शैशव काल में वृद्धि तीव्र होती है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। मैं बड़े तुम्हें फील लेके बता रहा हूँ इस चीज़ को, जितना भी मेरे पास आता है, मैं जितना की आता है। यूपी टेट, सी टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। डीएलएड में भी क्वेश्चन बनेगा कि वृद्धि सबसे ज़्यादा है, जो शिशु या बालक में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर देखी जाती है? शैशव अवस्था में देखी जाती है। जब वो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था जो मानी जाती है, शैशव अवस्था मानी जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। किंतु, अब ध्यान से सुनेंगे, किंतु फिर बीच में धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था, पूर्ण बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, और लगभग 12 वर्ष की आयु में के पश्चात फिर तीव्र गति से होती है। ध्यान से सुनेंगे, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से 18 या 19 के बीच में बहुत तीव्र गति से चलती है। क्या बोला ना इन्होंने? लगभग 12 वर्ष की आयु के पश्चात बहुत तीव्र गति से, यानी कि जो बाल्य विकास में जो बच्चे की वृद्धि कौन कौन सी अवस्था में तीव्र होती है? एक तो हमारी किशोर अवस्था में बोल सकते हो, और एक शैशव अवस्था में बोल सकते हो। यहाँ पर नोट करना है इस बात को। किंतु फिर बीच में धीमी हो जाती है, और 12 वर्ष के पश्चात फिर तीव्र हो जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की वृद्धि तीव्र होती है, ये ध्यान से सुनेंगे। 12 वर्ष की आयु में जब लड़कों की तो धीमी रहती है वहाँ पे थोड़ी सी, पर जब लड़कियों की वृद्धि होती है ना, बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी ना होकर बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। अब मनोवैज्ञानिक के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं हमारे, मनुष्य की मानसिक वृद्धि 18 वर्ष, मानसिक मेंटल डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक पक्ष की बात होगी यहाँ पे, 18 वर्ष, और शारीरिक वृद्धि 20 वर्ष में पूरी हो जाती है। यानी कि मानसिक तो होगी हमारे भाई, मानसिक जो होगी हमारे, मानसिक 18 तक पूर्ण हो जाएगा हमारा मानसिक जो वृद्धि होगी। अब ये क्या होगी? 20 वर्ष तक क्या हो जाएगी? माना जाता है शारीरिक वृद्धि। क्या माना जाता है? शारीरिक वृद्धि। तो यहाँ पॉइंट लिखने वाली बात यह है कि मानसिक जो वृद्धि होगी वो 18 वर्ष और शारीरिक वृद्धि 20 वर्ष में पूरी हो जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य की मानसिक वृद्धि कब तक होती है? तो 18 वर्ष तक आप लगाओगे। अगर वो शारीरिक वृद्धि की बात करें तो 20 वर्ष लगाओगे। ये आपको कुछ पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जो उनसे मैंने आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये शैशव अवस्था वाला वृद्धि और 12 वर्ष वाली, और निरंतर चलता रहता है, और विकास निरंतर चलता रहता है, और वृद्धि एक समय में आकर रुक जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लोगे। अब हमने क्या देखा
वृद्धि के बारे में पढ़ लिया, वृद्धि का अर्थ जान लिया और यहाँ से आप परिभाषा भी निकाल सकते हो इसकी। ठीक है, अब विकास का अर्थ क्या है इसके बारे में जानते हैं। सोरेनसन भैया जी ने बताया था कि शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। भाई जो शरीर में अंगों में होने वाले परिवर्तन तो विकास कहलाते हैं। विकास का संबंध वृद्धि से होता है, विकास का संबंध वृद्धि से होता है, ध्यान से सुनिए, परंतु वृद्धि का संबंध विकास से नहीं होता। विकास का संबंध वृद्धि से होता है। शरीर में हड्डी के आकार में वृद्धि होने के कारण कैडी हो जाती है तथा उनके रूप में भी परिवर्तन आता है। उनके रूप में परिवर्तन मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक शरीर, मानसिक और सामाजिक विकास होता है, यानी कि मृत्यु तक हो जाता है। अब ध्यान सुनिए, यह निरंतर चलता है और जन्म से मृत्यु, या हम गर्भावस्था से बोल सकते हैं, क्या होता है, मृत्यु तक चलता है। परंतु वृद्धि जो है हमारी वो गर्भावस्था से मृत्यु तक नहीं चलती है, जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता है, यानी कि वह परिपक्व ना कहकर हम कह सकते हैं वह एक समय में आकर रुक जाती है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। हरलोक जी भैया जी ने बोला है, क्या बोला है, विकास बड़े होने तक सीमित नहीं होता। जो विकास जो है बड़े होने तक, जैसे हमारी हाइट एक है 20 या 22 साल तक बढ़ती है फिर आकर रुक जाती है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, वृद्धि तो रुक जाती है परंतु विकास बड़े होने तक सीमित नहीं होता, वह तो भाई चलता ही रहता है। जीवन पर्यंत आप कुछ ना कुछ सीखोगे लाइफ, बल्कि इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यानी कि आप ये क्या कह रहे हैं, ये इन्होंने कहा कि बल्कि इसमें जो जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाओगे, बुढ़ापे या वयस्क की ओर होते चले जाओगे, वयस्क होते चले जाओगे, प्रौढ़ अवस्था की ओर चलते चले जाओगे, तो इसमें परिवर्तन प्रगतिशील यानी कि क्रम चलता ही रहेगा, निहित चलता रहेगा। प्रगति आपकी होती रहेगी, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, विकास होता ही रहेगा। विकास के परिणाम स्वरूप मानव के जीवन में विशेषताएं, यानी कि विकास के परिणाम स्वरूप मानव में नवीन विशेषताएं, विकास के परिणाम स्वरूप का है, तथा योग्यता प्रकट होती है। यानी कि नए विशेषताएं विकास में जब विकास होता है मानव में, तो उसके परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं आने लगती हैं और योग्यताएं भी प्रकट होने लगती हैं। ठीक है, योग्यता भी बढ़ने लगती है और उसका क्या होता है, विशेषता, अनेक विशेषताएं उनके क्या होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है या विशेषताएं आने लगती हैं। उत्पन्न अपने आप तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ अंत्यक्रिया किसी ना किसी चीज़ से अंत्यक्रिया करके जरूर होगी। तो अब क्या करेंगे, विकास का निश्चित, ध्यान से सुनिए, विकास का निश्चित क्रम होता है। विकास का निश्चित क्रम होगा, मैं आगे बताऊंगा कैसे निश्चित क्रम होता है। मैं आपको बता दूं, निश्चित क्रम है, विकास जो है ना एक निश्चित क्रम में चलता है, वो बताऊंगा आपको। जब एक निश्चित क्रम हमारा नियम आएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। इसी वीडियो में आपको पता चलेगा आगे बहुत अच्छे तरीके से। जो रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। मैंने पहले ही बताया, जन्म भर चलता रहता है। जितना जन्म हमारा है इस पृथ्वी पर, जब तक ही विकास चलता रहेगा। किंतु विकास की गति व्यक्ति भिन्नता पर को भी प्रभावित करती है। व्यक्ति की विभिन्नता भी पर, यानी कि देखो, सभी देखेंगे इस संसार में सभी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, यानी कि उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनकी शारीरिक रचनाएं हैं, उनका वातावरण है, उनका आनुवांशिक जितने भी गुण हैं, वो व्यक्ति पर डिपेंड भी करता है, यहाँ से वह प्रभावित भी होता है। ठीक है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास की क्या होती है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विभिन्न विशेषताएं होती हैं। ये सभी को जैसे जीन पियाजे जी ने बताया है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास निरंतर होता रहता है। यानी कि मनुष्य का जो शारीरिक विकास है ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास निरंतर होता रहता है परंतु यहाँ पर मनुष्य का शारीरिक विकास एक समय तक रुक जाता है, परंतु मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक विकास निरंतर होता रहता है। बालक की बुद्धि यौन और पोषण और ग्रंथि, जो ग्रंथियां का सर्व होता है, हमारी ग्रंथि पाई जाती हैं। क्या हमारे अंदर कितनी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये ग्रंथि क्या है, इनका सर्वाव चलता रहता है। भौतिक वातावरण, रोग, प्रजाति, परिवार के स्थान,
और संस्कृत आदि का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे। बालक की वृद्धि और यौन और पोषण, जो उसे पोषण मिलता है उसका भी क्या, उसके विकास पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है भाई विकास का। किसका, उसके पोषण का प्रभाव पड़ता है। और ग्रंथि का भी प्रभाव पड़ता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे पड़ता है। जो पीयूष ग्रंथि होगी, अगर पीयूष ग्रंथि का स्वभाव अच्छा होगा तो उसमें उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। अगर पीयूष ग्रंथि का स्वभाव गलत कम होगा तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। भौतिक परिवर्तन, भौतिक होने वाले, जैसे आज क्या हुआ, आप देख रहे होंगे कि कभी सर्दी आती है कभी गर्मी आती है, तो हमें क्या भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता। कैसे पड़ता है कि हमारे विकास पर पड़ता है कि जब हम सर्दियों में अच्छे कपड़े यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनने लगते हैं, और गर्मियों में हम कम कपड़े पहनने लगते हैं, और उस पर हमारा असर जरूर पड़ता है क्योंकि हमारा विकास उसी के अनुसार होता है। रोग प्रजाति परिवार के स्थान, यानी कि जो ज़्यादातर रोगग्रस्त परिवार होता है तो उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है विकास का, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे या परिवार में सभी रोग अवस्था में होंगे तो उस पर विकास का पर वह कुछ सीख नहीं पाएगा, उसी में ही उलझा रहेगा। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जिस परिवार में ज़्यादा रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों के बारे में पता चलता है कि हमें यहाँ इसका क्या उपचार करना पड़ा है। दोनों ही तथ्य बनते हैं यहाँ पे। सांस्कृतिक आदि, यानी कि संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब है जितनी भी चीज़ यहाँ पे दी हुई है विकास को किसी न किसी रूप में वह प्रभाव जरूर घेरते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे बालक के विकास में कुछ ऐसे काल होते हैं जब केवल वृद्धि होती है, विकास नहीं होता। ध्यान सुनेंगे, ऐसे भी काल पाए जाते हैं बालक में ऐसे भी काल पाए जाते हैं जिसमें विकास तो नहीं होता भाई, बिल्कुल भी विकास नहीं होता, परंतु वृद्धि होती है। आगे देखेंगे कैसे होती है। बहुत अच्छी बात है ये आपको, जो आपको कैसे होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। फर्स्ट अंतर हमारा है, वृद्धि की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है भाई, वृद्धि की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है यानी ग्रोथ, जो जीवन भर न चलकर एक निश्चित आयु यानी कि निश्चित आयु तक ही जारी रहती है या चलती है। इसके बाद शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और शारीरिक परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात वृद्धि रुकती है। जो शारीरिक परिपक्वता हो जाती है ना, जितनी वृद्धि उसकी होनी थी उतनी हो जाती है बच्चे की या बालक की, तो वह रुक जाती है। तो कहने का मतलब है यह जीवन पर्यंत न चलकर एक निश्चित आयु तक चलती है, निश्चित आयु तक चलती है वृद्धि। ध्यान से निश्चित आयु तक क्वेश्चन आ सकता है कि वृद्धि कब तक चलती है, ऑप्शन दे देगा निश्चित आयु तक या जीवन पर्यंत तक या 20 वर्ष तक या किशोर अवस्था तक। यहाँ पे बताया एक निश्चित आयु तक, आपको किशोर अवस्था भी नहीं देना, एक निश्चित आयु तक। क्या बोलना है, एक निश्चित आयु तक। यहाँ पर निश्चित आयु तक बोलना है, जब भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब आगे देखते हैं विकास, डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि जीवन जब तक जीता है व्यक्ति, जो जीवन भर चलती रहती है। ध्यान सुनेंगे, शारीरिक परिपक्वता और ग्रहण करने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रहती है, यानी कि जब शरीर की परिपक्वता हो जाती है, पूर्ण हो जाता है शरीर हमारा, यानी कि जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका होता है, जितनी ग्रोथ होनी थी ग्रोथ हो चुकी होती है, उसके बाद भी विकास चलता रहता है। फर्स्ट आपका जो पार्ट था ये वृद्धि के अंतर का, ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब आगे चलते हैं सेकंड पे। वृद्धि के साथ साथ यह आवश्यक नहीं है कि विकास भी हो। मैंने बताया था आपको कैसे, ये देखो यहाँ मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा जितने भी पॉइंट मैं आपको नोट करा रहा हूँ मैं बताऊंगा, इस आगे चल के बता दूंगा, पूरा आपको क्या होगा क्लियर हो जाएगा। वृद्धि के साथ साथ आवश्यक नहीं कि विकास भी हो। जैसे उदाहरण सुनो, यदि कोई बालक मोटा हो जाता है तो उसके मोटापे के कारण उसकी कार्यकुशलता का विकास नहीं होता। ध्यान सुनेंगे, मोटा हो रहा है
मोटा हो रहा है ना। अब सभी को क्रिकेट खेलना है, मान लो क्रिकेट में कार्यकुशलता हमें हासिल करनी है। कैसे? अगर वो मोटा होगा, क्या वो क्रिकेट खेल पाएगा? उस पर तो भागा भी नहीं जाएगा, चला भी नहीं जाएगा, सिंगल रन भी नहीं लिया जाएगा, तो क्या होगा? उसका विकास होगा? नहीं होगा। एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल ठीक है, मीडियम साइज का है, तो वो भागेगा भी, सब सारे काम करेगा। पर यहाँ क्या हुआ? उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है ना, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसने क्या, वृद्धि वृद्धि हो रही है, विकास नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि वृद्धि चलती रहती है, विकास नहीं चलता है। तो इसलिए वृद्धि विकास के साथ लेकर नहीं चलता है, नोट करो। इसीलिए वृद्धि जो ग्रोथ होती है वो विकास को साथ लेकर नहीं चलती है। अगर आपका कभी क्वेश्चन बनता है विकास और वृद्धि एक साथ चलते हैं, तो आप मना कर दोगे कि नहीं, वृद्धि और विकास एक साथ नहीं चलती है, एग्जाम्पल भी दे दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैंने बता भी दिया। अब क्या है, विकास के दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, विकास भी वृद्धि के बिना ही हो सकता है। जैसे बहुत से बालक शरीर रूप में नहीं बढ़ते, ठीक है, परंतु मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक रूप से अधिक परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व, मैच्योर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक नॉर्मल व्यक्ति का उदाहरण दिया था कि वह दौड़ने लगता है, क्या उसके बहुत समय तक उसका जो जो शारीरिक ढांचा था वो सेम था, वो रन ले रहा था, वो क्या दौड़ रहा था, तो क्या हुआ? उस दौड़ना और कैसे रन लेना है और कहाँ पर जो आपका बैट होता है कहाँ पे टच करके फिर वापस दौड़ना है, फिर वापस दौड़ना है, तो उसका विकास हुआ ना वहाँ पे। उसे पता चला कि यहाँ से इस लाइन से यहाँ पर बैट रखना है, फिर वापस दौड़ना है, तो उसका विकास हो गया। उसका क्या हुआ? विकास हुआ। परंतु उसका क्या नहीं हुआ? उसका वृद्धि, उसकी शारीरिक वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि शारीरिक वृद्धि उसकी सेम थी। तो ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि विकास की वृद्धि के बिना नहीं हो सकती, विकास भी वृद्धि के बिना नहीं हो, विकास भी वृद्धि के बिना हो सकता है, और वृद्धि विकास के बिना भी हो सकती है। ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन की हुई है, और ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी गई होगी। मैं इसलिए आपको धीरे बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी टीचिंग एग्जाम, जितने भी सीडीपी आती है, बाल विकास आता है, यहाँ से बनते हैं, और बार बार बच्चा यहाँ से पढ़ने का प्रयास करता है, फिर भी गलत लगा के आता है। तो मैं इसलिए ही आपका बेस इस तरीके से क्लियर करके चल रहा हूँ, बहुत ही कंसेप्ट को समझाते हुए। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा हो, और जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा वो इस वीडियो को दोबारा से देख ले। ठीक है, और हाँ, जिस बंदे ने भी इस वीडियो पर विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऐसी वीडियो यहाँ पर रोज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। थर्ड, वृद्धि शब्द का प्रयोग प्राय परिणाम यानी कि मात्रात्मक, अथवा देखो आ गया, मात्रात्मक में परिवर्तन हेतु किया जाता है, मात्रात्मक परिवर्तन हेतु किया जाता है, अर्थात वृद्धि, अर्थात व्यक्ति की लंबाई, भार, आकार, शरीर आदि में आए परिवर्तनों में वृद्धि के अंतर्गत की चर्चा या उसकी चर्चा की जाती है। किसकी चर्चा? ये भाई फिजिकल डेवलपमेंट जितना होगा इसमें हाँ चर्चा की जाएगी वृद्धि में। कहने का मतलब ये है। विकास में, विकास शब्द केवल मात्रा अथवा मात्रा, फिजिकल डेवलपमेंट तो होगा विकास में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा सी टेट में, यूपी टेट में। परिणाम के साथ साथ या परिणाम से संबंधित परिवर्तन हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें मात्रात्मक भी होगी, और केवल मात्रात्मक तो होगी, परिणात्मक भी होगी और गुणात्मक भी होगी। जैसे कि बल्कि यहाँ बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में उन्नति के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात इसमें परिणात्मक, ध्यान से सुनिए, परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें तो होंगे परिणात्मक, इसमें तो होंगे परिणात्मक, और इसमें परिणात्मक और क्वेश्चन आता है और गुणात्मक, और गुणात्मक दोनों होंगे, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। अब फोर्थ पे चलते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया को विकास के संपूर्ण प्रक्रिया का एक चरण कहा गया है। जो वृद्धि की प्रक्रिया होगी, विकास का संपूर्ण प्रक्रिया एक चरण कहा गया है। यानी जो विकास होगा ना हमारा, वो वृद्धि में नहीं आने का, वृद्धि विकास में आ जाएगी। क्या में आ जाएगी? वृद्धि जो होगी वो क्या में आ जाएगी? विकास में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है,
समझ में नहीं आता वृद्धि विकास में है, विकास वृद्धि में है। तो क्या है, वृद्धि इस किसके अंदर होगी, विकास के अंदर होगी। विकास शब्द स्वयं में ही बहुत विस्तृत शब्द है और वृद्धि इस प्रक्रिया की ही एक उप प्रक्रिया है, उप प्रक्रिया है कही जा सकती है या है। इस प्रक्रिया में सभी प्रकार की उन्नति सम्मिलित होती है। किस में सम्मिलित होती है, हमारे विकास में सभी प्रकार की सम्मिलित होती है, परंतु हमारे जो वृद्धि होती है उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है सिर्फ। बहुत बार मैं आपको कह रहा हूँ फिजिकल डेवलपमेंट और विकास में सारे परिवर्तन होंगे। फिफ्थ, वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट देखा जा सकता है, यानी कि भाई स्पष्ट देख सकते हैं। हाइट बढ़ रही है, हाँ बंदे की आज क्या, आज 2 साल या 1 साल पहले बंदा इतनी हाइट थी, 1 साल पहले इस बंदे की इतनी हाइट हो गया, इस बच्चे की बालक की इतनी हाइट हो चुकी है। तो उसमें हम देख सकते हैं लंबाई और भार में परिवर्तन देखते हैं कि 2 साल पहले तो बताओ ये हल्का सा था, या इसकी जो शारीरिक आकार था वो बहुत कम था, अब ये देखो कितना अच्छा, यानी कि कितना बॉडी वॉडी बना रखी है इसने, और इसके किस में हुए, आकार और बाहर में वृद्धि होगी। यानी कि आज कल परस ये 1 साल पहले बहुत पतला था, अब कितना हो गया, भारी हो गया, मोटा हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, वृद्धि। उदाहरण दे सकते हो, विकास गुणात्मक पक्ष होने के कारण दृष्टिगत तो नहीं हो सकता, परंतु इसमें महसूस किया जा सकता है। इसमें जो मैंने आपको क्या बताया, बाल विकास पढ़ा रहा हूँ, तो बाल विकास की वृद्धि और विकास के बारे में पता चला। तो आपको क्या, कोई व्यक्ति आपको देख से बता सकता है कि वृद्धि और विकास के बारे में इस बंदे को पता है, या सीडीपी के बारे में इसे पता है, नहीं बता सकता। जब वो महसूस कर सकता है, किससे महसूस कर सकता है, आपके व्यवहार से महसूस कर सकता है, आपके बात से महसूस कर सकता है। जब या आप किसी चीज़ को टीचिंग कराओगे तो जब पता चलेगा आपको, तो इसी से वो महसूस कर सकता है इस बंदे में कितना दम है। ठीक है, जैसे कि आगे, ऐसा हम व्यक्ति के व्यवहार आए परिवर्तन व निरीक्षण द्वारा, यानी कि निरीक्षण द्वारा विकास के किसी भी मापन द्वारा, यानी कि जो विकास के मापने की जो विधियां होंगी, या माप अथवा तोल नहीं सकते, या इसे माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, बस महसूस किया जा सकता है व्यवहार से, जिस प्रकार वृद्धि में किया जा सकता है। ये चीज़ पता चलेगी आपको, ये चीज़ आपको पता चलेगी। इसमें क्या होगा, हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, इसमें प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। 6 क्या है, वृद्धि शब्द शरीर के किसी भी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और विकास शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व, यानी कि क्या है, व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तन होने वाले संज्ञानात्मक, मानसिक, गद्यात्मक, फाइन मोटर स्किल, क्रॉस मोटर स्किल, सभी सामाजिक और जितने भी उसके विकास होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा जितना भी उसका परिवर्तन होंगे, संपूर्ण परिवर्तन होंगे, वो विकास के अंदर आएंगे। ठीक है, वृद्धि में बस एक पक्ष को देखा जाएगा, वो शारीरिक पक्ष होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। वर्तमान काल में मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण के वर्तमान में अध्यापक व माता पिता के लिए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक है। जो हमारे माता पिता है और हम टीचर हैं, या जो डीएलएड कर रहे हैं, जो सीटेट दे रहे हैं, या यूपी टेट दे रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग से संबंधित, उसे पता होना चाहिए, और माता पिता को भी पता होना चाहिए। क्या, माता पिता को पता होना चाहिए किसके बारे में, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। तो ये क्या है, आप सभी की कौन देख सकते हो, इसे घर में अपनी मम्मी पापा को भी दिखा सकते हो, और उन्हें पता चलेगा, उन्हें इस बारे में भी पता चलेगा, उन्हें ज्ञान होगा कि बच्चे को कौन सी कंडीशन में किस तरीके से उनसे किस तरीके से बातें करनी चाहिए, और किस अवस्था में क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मानव के व्यक्तित्व की वृद्धि व विकास की प्रक्रिया इन्हीं सिद्धांतों के अनुसरण या अनुकरण वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था कि विकास जो है निरंतर चलता रहता है, और मैंने तब आपको बता दिया कि मैं इस चीज़ को आगे डिफाइन करूंगा विद एग्जाम्पल, और सभी को ये बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। निरंतरता का विकास। और हाँ, डीएलएड वाले जितने भी, अगर एग्ज़ाम दोगे अपना, अगर एग्ज़ाम देते हो आप, तो आपको हिंदी में ही लिख के लाना है, ना कि इंग्लिश में।
ऐसा माना जाता है जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं अगर वे इंग्लिश में लिखते हैं तो उनके नंबर कम आने के चांस होते हैं। तो इसलिए जो फोकस आपका ज़्यादा रहेगा वो हिंदी पे रहना चाहिए। पहले देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया अबोध गति से चलती रहती है। अबोध गति से चलते रहते हैं। मनुष्य के जीवन के कुछ वर्षों में विकास तीव्र गति से संभलता है, जैसे शिशुअवस्था में जो शैशवावस्था होती है, और कुछ में विकास धीमी हो जाती है जो बाल्यावस्था होती है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, यानी कि रुकती नहीं, शून्य कभी नहीं होती भाई, थोड़ा बहुत होता रहेगा। मनुष्य में किसी भी प्रकार का होने वाला परिवर्तन धीरे धीरे होता है। व्यवहार परिवर्तन से ही विकास की गति की पहचान की जा सकती है। जो विकास की गति की पहचान की जा सकती है व्यवहार शब्द व्यवहार को पकड़ लो विकास आ जाएगा। व्यवहार को पकड़ लो विकास का पता चल जाएगा, विकास कहाँ घूम रहा है। तो पता चल गया सभी को निरंतरता का सिद्धांत कैसे होता है। निरंतरता का सिद्धांत सभी को पता है। निरंतरता सिद्धांत ये है कि विकास निरंतर चलता रहता है, कभी धीमा कभी कम, ना रुकने वाली चीज प्रक्रिया ये नहीं है। अब विकास दूसरा है हमारा विकास दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। मनुष्य का विकास सिर से पैर तक, यानी कि जो सिर होगा ना, सिर से प्रारंभ होकर पैर तक चलता है। यानी कि ये हो गया हमारा सिर, ये हो गया हमारा सिर, ये होगा सिर, और ऐसे चलेगा सिर से पैर की ओर चलता है। जन्म लेने के पश्चात प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठाता है, यहाँ सिर को उठाएगा, ये संभालना सीखेगा। इसके बाद 3 माह का, जब 3 माह का हो जाएगा, 90 दिन का बोलते हैं, या 95-90 दिन का हो जाएगा, वह अपनी आंखों को नियंत्रित करेगा। तब 6 महीने में वह अपने हाथों की गति करने लगता है, हाथ को उठाने लगता है। 1 वर्ष में स्वयं बैठने लगता है, तथा घिसट यानी कि घिसट कर चलने लगता है। चलने का या प्रयास करता है, जैसे गुंडली मार के चलता है बच्चा, ऐसे चलने लगता है। तथा 1.5 वर्ष का हो जाने पर अपने पैरों को चलाने लगता है। 1.5 वर्ष का हो गया, यानी जिसे मैं बोला था अभी, यह गुंडली मारकर चलता है। गर्भ में भी पहले सिर का विकास होता है। भाई गर्भ में भी सिर का विकास होता है, सिर बनता है ना पहले, उसके पश्चात सिर बनता है, फिर धड़ बनता है, टांग का विकास होता है। यानी ये कहने का मतलब है जो विकास की दिशा होगी वो क्या होगी। अगर आप आ जाए विकास की क्वेश्चन आता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत बताइए, तो आप क्या बताओगे? विकास की दिशा का सिद्धांत सिर से पैर तक होता है। बस ये चीज़ याद रखनी है, आप एग्जाम्पल कोई से भी दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा वृद्धि तथा विकास की असमान गति क्या होती है। सभी बालकों में वृद्धि तथा विकास का क्रम एक जैसा ही होता है। विकास एक जैसा ही होता है, ध्यान से सुनेंगे, परंतु उनके विकास की गति एक जैसी नहीं होती। वृद्धि एक जैसी होती है, यानी कि सभी बालकों में वृद्धि तथा विकास का क्रम एक जैसा ही होता है, परंतु उसके विकास की गति एक जैसी नहीं होती। अनेक बालकों शारीरिक रूप में शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि शरीर रूप में शीघ्र परिपक्व, यानी कि आपने देखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, परंतु अनेक बार अपनी वास्तविक आयु की तुलना में उनकी वृद्धि तथा विकास की गति धीमी होती है। और आपने देखा होगा किसी बच्चे की उनकी वास्तविक आयु जो होगी और उनकी जो शारीरिक वृद्धि होगी, उस वास्तविक आयु से शारीरिक वृद्धि कम होगी। तो किसी कहने का मतलब ये है, वृद्धि ज़्यादा भी हो सकती है उसकी आयु से, वास्तविक आयु से, और कम भी हो सकती है। विकास की गति शैशवावस्था के शुरू से ही तीव्र होती है, यानी कि विकास की गति जो है शैशवावस्था से शुरू से ही तीव्र होती है, परंतु फिर यह धीमी हो जाती है। इसमें कहने का मतलब मैंने बताया, विकास और वृद्धि असमान गति करते हैं, एक साथ गति नहीं करते हैं, इसका मतलब। और मैंने आपको पहले समझा भी दिया है ऊपर कि विकास कभी भी एक साथ नहीं चलता है, वह अलग अलग चलता है, उसकी मर्जी है कौन सा कब होगा, पर चलता है, विकास चलता है हमेशा। तथा फिर किशोरावस्था में यह तीव्र हो जाती है, जहाँ तक कि बताया था आपको कि कब तीव्र होती है, 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है तीव्र होने।
इस प्रकार वृद्धि तथा विकास की गति उतार चढ़ाव आते हैं। यही बात यहाँ पर बताइए। जहाँ विकास और वृद्धि में असमान गति हो जाए तो इस चीज़ का उदाहरण दे दोगे आप। अंतर में भी ये चीज़ आपको, अंतर में भी ये बात, अंतर में भी आपको ये बातें बताई हुई है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम होते हैं हेरिडिटी। वंशानुक्रम जो हमारे माता पिताओं से मिलने वाले जो जीन्स होते हैं, जीन के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं हमारे अंदर भी होते हैं। और वातावरण क्या होता है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस वातावरण का हमारे जीवन में प्रभाव क्या पड़ता है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। मनुष्य का विकास वंशानुक्रम और वर्तमान में जो वातावरण होता है उसकी अंत्यक्रिया का परिणाम है। उसकी अंत्यक्रिया का परिणाम है। कौन है विकास? वंशानुक्रम मनुष्य के लिए मनुष्य के विकास की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। जो वंशानुक्रम होगा मनुष्य का, वो विकास की कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। इस सीमा से आगे उसका विकास असंभव है, माना जाता है। ऐसा कि आपने देखा होगा कि आपके पापा की हाइट अगर 6 फुट है तो आपकी भी हाइट कम से कम 6 फुट ही होगी, ऐसा माना जाता है। ना कि ज़्यादा होगी, ना कि वो कम नहीं हो सकती, ज़्यादा कम ही कि 5 फुट होगी, इतना अंतर नहीं होता। थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, ज़्यादा अंतर देखने को भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में प्रारंभिक वर्षों में उसका वातावरण उसकी जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है। यानी कि वर्तमान में जो, अब क्या बात कही, ये बात बोल दी कि मनुष्य के जीवन में प्रारंभिक वर्षों में उसकी वर्तमान जो होगी, वातावरण जो होगा वर्तमान में, उसकी जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है। जो वातावरण होगा क्या कहलाएगा, उसकी जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम यानी कि उस माता पिता से मिलने वाले जीन्स और वर्तमान में वातावरण है हमारा, उसकी अंत्यक्रिया का ही परिणाम है। क्या है? विकास। विकास जब भी होता है दोनों पक्षों को लेकर एक साथ होता है। उसमें विकास में वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ेगा और वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। अब आगे है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। डगल्स और हॉलैंड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति भिन्न होती है। सही बात है, प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति भिन्न होती है। मनुष्य की वृद्धि, वर्तमान, लिंग आदि प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। सही बात है, जैसे कि ऊपर बताया हुआ है, लिंग यानी कि हेरिडिटी संबंधित आ जाएगा। एक ही आयु के दो बालक शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास के अंतर पाया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। कैसे? सुनो, कोई बच्चा अमीर घर में है, क्या, रिच फैमिली, और कोई है गरीब बच्चा। पोषण अच्छा मिला तो वृद्धि अधिक हुई और विकास भी हुआ। क्या हुई? वृद्धि और विकास दोनों अच्छे चल रहे हैं। परंतु इस बच्चे में क्या हुआ, पोषण कम है, वृद्धि भी कम होगी और फैसिलिटी की कमी होगी, यानी कि सुविधा की कमी होगी, तो विकास भी कम होगा। तो क्या है, हर एक व्यक्ति का विकास उसके क्या है, व्यक्तिगत पर निर्भर करता है। किस पर? व्यक्तित्व भिन्नता पर निर्भर करता है कि उस बच्चे को कि उस टाइम पर उस समय में कैसा वातावरण मिल रहा है और कैसे पालन पोषण उसका हो रहा है। तो व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है। ये सिद्धांत अगर आपको आ जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत दीजिए, तो आप ये इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताई है, थ्योरी बताई है, इस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, और ये भी बना के दिखा सकते हो, अमीर और रिच फैमिली। अब आगे आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। वृद्धि का विकास क्रम सर्वप्रथम सामान्य होता है, यानी कि जब विकास होता है वह सामान्य होता है, इसके बाद वह प्रक्रिया विशिष्ट हो जाती है, विशिष्ट की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे बच्चे किसी भी वस्तु को उठाने से पूर्व इधर उधर हाथ पैर चलाना सीखते हैं। आप हाथ पैर चलाना सीखते हैं, इसे सामान्य विकास कहते हैं। हाथ पैर चलाना सीखते हैं, उठाने की बजाय हाथ पैर चलाना सीखते हैं। इसके बाद कुछ शरीर परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात वह पुस्तक अपनी उंगलियों में उठाना सीख जाता है। फिर इससे उसका विशिष्ट विकास होता है, यानी कि विशिष्ट विकास होता है। इस प्रकार से बच्चे पहले
अस्पष्ट आवाज़ें निकालते हैं, फिर विशिष्ट शब्द बोलना सीख जाते हैं, जिससे सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रक्रिया होती है। कैसे? माना आप देखोगे छोटा कोई भी शिशु अवस्था में कोई बच्चा है, शिशु अवस्था में बच्चा है कोई, वो क्या निकालता है? आवाज़ें निकालता है, बहुत किल्ली क्या है, रोता है, या बोलते हैं कि आवाज़ ऐसे मारता है जैसे किल्ली मारता है। तो वो क्या है, एक सामान्य हो गया। अब वो क्या है, बात करने लगेगा किसी व्यक्ति से, अंत्यक्रिया करने यानी कि बात करने लगेगा किसी बच्चे से, माँ, पापा, मम्मी, पानी, इस चीज़ की बात करते तो वह सामान्य एक, जब वो किल्लिया रो रहा था तो बात में सामान्य था, और जब वो किसी चीज़ की बात कर रहा है तो वो क्या हो गया, विशिष्ट। यानी कि बच्चे का विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगे चलते हैं। 7 पॉइंट है विकास क्रम का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा यह बात सिद्ध कर दी कि बालक का विकास एक क्रम में होता है। जन्म के समय बालक केवल रोना ही जानता है और 6-7 महीने के पश्चात माँ, बा आदि अपने माता पिता के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार बालक का गायक तथा भाषा संबंधित विकास निश्चित क्रम में चलता है। ध्यान सुनेंगे कैसे। जब छोटा बच्चा होगा वह चिल्लाने लगता है, चिल्लाता है, तो उसका क्या होगा, पहले सभी बच्चे रोने लगते हैं। या ऐसा कभी आपने ऐसा देखा, बच्चा हुआ और बात करने लगे आपसे, नहीं, और फिर क्या करने लगता है, पहले चिल्लाएगा, फिर क्या करने लगे, कुछ दिन बाद वो क्या करने लगेगा, बात करने लगे, माँ, पा, चाचा, मम्मी, पानी, इस तरीके की एक्टिविटीज़, यानी कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने लगेगा। तो इसमें पहले बच्चा क्या है, विकास। इसमें क्या है, पहले बच्चे का क्या विकास हुआ, चिल्लाना, रोना, फिर क्या हुआ, माँ, पा। तो उसमें क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत है। विकास क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि पहले बच्चा चिल्लाना फिर बोलना सीखता है। और इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले बच्चा एकीकरण से संबंधित भी इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, पहले बच्चा क्या, किताब, या पहले बच्चा पूरा हाथ उठाता है, फिर क्या करता है, वह उंगलियों को चलाता है। जैसे आपने देखो कोई माता दूध पिलाती है, पहले दूध पिलाती है तो उसके मुंह में शीशी को अपने हाथ से ही पिलाती है, फिर वह धीरे धीरे हाथ उठाता है शीशी को पकड़ने के लिए। फिर ऐसी स्थिति आ जाती है, वह माता उसके लिए दूध लाती है, दूध लाने के बाद वह हाथ से उसे पकड़ने लगता है और मुंह में डालकर पीने भी लगता है। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, वो क्या है, क्या हुआ, विकास निरंतर चलता है। वह सभी बच्चे ऐसे करते हैं, क्या सभी बच्चे का निरंतर, पहले वह हाथ हिलाता है फिर उंगलियों का प्रयोग करता है। तो विकास क्या है, निरंतर विकास क्रम से चलता है, ना कि पहले उंगलियां चलाना सीखेगा और बाद में हाथ उठाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप। एकीकरण पारस्परिक संबंधी का सिद्धांत। सभी बालक पहले अपने शरीर के पूर्ण अंग यानी कि पूरे अंग को, हाथ को उठाएंगे, फिर क्या है, उंगलियों को चलाएंगे। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास परस्पर संबंध चलता है, यानी कि उंगलियों को, जैसे कि देख लो एक बार और। सभी बालक पहले अपने शरीर के पूर्ण अंग फिर अंग के भागों को उठाएंगे, जैसे हाथ उठाया फिर उंगलियां उठाएंगे। बालक पहले पूरे हाथ को उठाएगा, फिर वह अपनी उंगलियों को चलाना सीखेगा। इसके साथ साथ ही बालक का शरीर विकास हुआ, मानसिक विकास भी हुआ और संवेगात्मक विकास भी होगा, धीरे धीरे साथ ही चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एकीकरण का नियम में एक साथ बहुत सी चीज़ों का एकीकरण करके एक काम को करने का प्रयास कर रहा है। परिपक्वता का सिद्धांत का अर्थ है किसी कार्य में पूर्णतः अथवा स्थायित्व आ जाना, यानी कि किसी कार्य में मैच्योर हो गया भाई, वो तो उसकी नौकरी सेटल हो गया, मैच्योर हो गया, या ऐसा कहते हैं मैच्योरिटी की ओर जा रहे हो आप, परिपूर्ण हो गए हो, परिपक्व हो गया, स्थायित्व का गुण आ चुका है आप में। तो परिपक्वता या सीखने दोनों एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग करना असंभव है। परिपक्वता और सीखना एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ते हैं, उन्हें अलग करना असंभव है। परिपक्वता पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, वंशानुक्रम और वातावरण का भी देखा जाता है। परिपक्वता पर वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। किसके, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत क्या है, किसी कार्य का पूर्णतः वह स्थायित्व आना,
किसी कार्य में, वो हो सकता है आपका फिजिकली भी हो, मानसिक भी हो और संवेगात्मक भी हो सकता है। ठीक है, परिपक्वता वो कहलाती है, मैच्योर होना। सामान्य प्रतिमान सिद्धांत हरलोक ने दिया था। सामान्य प्रतिमान सिद्धांत जो है हमारे हरलोक जी ने दिया था। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, या अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान अनुसरण करता है। चाहे बालक रूस में पैदा या भारत में पैदा हो, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास समान रूप से होता है। इन्होंने ये बात कही थी कि हरलोक जी ने बताई थी कि पहले जो बच्चे का शारीरिक विकास होगा, पहले वो सिर को उठाना सीखेगा, फिर क्या है कमर को उठाना सीखेगा, कमर को बैलेंस करेगा, सिर को बैलेंस करेगा, कमर को बैलेंस करेगा, फिर हाथ पैर चलाएगा, और फिर क्या करेगा, आपका हाथ पैर चलाएगा, फिर चलना सीखेगा। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया कि जो विकास होगा वो क्या होगा, समान प्रतिमान से होगा, यानी कि क्रम वाइज होगा। इन्होंने ये बता दिया था हरलोक जी ने। बालक विकास भिन्न पक्षों में को भिन्न चित्र को दर्शाया गया है। भिन्न चित्र यानी कि जो हमारा, ठीक है, बालक विकास के भिन्न पक्षों को भिन्न चित्र में दर्शाया गया है। किसमें, भिन्न चित्र में, यानी कि सामाजिक विकास भी होगा, सौंदर्यात्मक विकास भी होगा, ज्ञानात्मक विकास और बोधात्मक, जो मानसिक विकास के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, और शारीरिक और गद्यात्मक विकास होता है। शारीरिक विकास और जो विकास होगा, गद्यात्मक विकास, जो वो एक साथ होता है, या एक ही बोल सकते हैं उसको। शारीरिक विकास दो प्रकार के हो सकते हैं, फाइन मोटर स्किल होती है, ग्रोस मोटर स्किल होती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल होते हैं जो पूरा शरीर एक साथ चलता है, और फाइन मोटर स्किल वो होता है जो कुछ, जैसे कि हम लिखना, बोलना, इस तरीके से क्रिया करते हैं, यानी कि एक पार्ट चलता है शरीर का, तो वो हमारा शारीरिक से संबंधित होगा। अब क्या, संरचनात्मक विकास भी होता है, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक, सामाजिक से संबंधित, और भाषा का विकास भी होगा। ठीक है, पहले बच्चा क्या करेगा, बच्चा का विकास होगा, जो प्रतिमान का सिद्धांत हरलोक जी ने जो दिया है वो कैसे होगा, ये ऐसे होगा। पहले बच्चा, इसे हम कह सकते हैं, पहले बच्चा सिर को उठाएगा, फिर कमर, फिर चलना सीखेगा, फिर वह क्या है, भाषा का विकास होगा। पहले शरीर का विकास हुआ, फिर भाषा का विकास हुआ, फिर क्या हुआ, सामाजिक का विकास हुआ, फिर नैतिकता का विकास हुआ, फिर भावात्मक का विकास हुआ। सौंदर्य का विकास तो उसका पहले ही हो चुका था, और सोचने लगेगा। तो ये विकास है ना, चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, यानी कि क्या है, एक क्रम में चलेंगे। पहले बच्चा क्या होगा, भाषा का विकास होगा, फिर सोचना सीखेगा। पर वाइगोत्स्की जी और जीन पियाजे जी ने इनका आज भी क्या है, वाइगोत्स्की ने, मैं यहीं बता देता हूँ, वाइगोत्स्की जी ने बताया कि पहले भाषा आती है, आगे पढ़ोगे आप, फिर विचार। और जो हमारे जीन पियाजे जी उल्टा बताते हैं कि पहले विचार आया, फिर भाषा आई। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये क्या हो गया, प्रतिमान का सिद्धांत जो होगा हमारा हरलोक जी का, आपको अच्छी तरीके समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, क्षेत्र देख लेते हैं और आवश्यकता देख लेते हैं। बस आपकी वीडियो खत्म होने वाली है तो कुछ देर में। बाल विकास की आवश्यकता और क्षेत्र देख लेते हैं। वस्तुतः बाल विकास की आवश्यकता व क्षेत्र बालक के चारों तरफ ही केंद्रित रहती है, यानी कि जो बाल विकास का क्षेत्र है, बालक को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घूमती रहती है। बालक को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घूमती रहती है। बालक के विकास में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, प्रकार भी होते हैं, सामान्यता भी होती है, असमानता भी होती है। सामान्यताएं भी होती हैं और असमानताएं भी होती है आदि का अध्ययन हम करते हैं। किसमें, विकास के क्षेत्र में। इसकी आवश्यकता क्या इसीलिए पड़ी थी, हम प्रमुख रूप से विषय के अंतर्गत करते हैं, यानी कि प्रमुख रूप में इस विषय के अंतर्गत करते हैं। प्रमुख यानी कि इस विषय के अंतर्गत ही हम किसका, बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक का संपूर्ण जीवन के सभी आयाम बाल विकास के विषय के क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो कितना, बालक के विकास के जो संपूर्ण परिवर्तन जो होंगे या जीवन के आयाम होंगे, वे विषय जो आएंगे वो इसके अंतर्गत ही आएंगे। विकास की आवश्यकता व क्षेत्र को हम प्रमुख रूप से निम्नलिखित तथ्यों पर देख सकते हैं। अब ये तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से। अगर आवश्यकता आती है और क्षेत्र आते हैं, आप ये बता सकते हो। वृद्धि और परिपक्वता के विभिन्न अवस्थाएं का अध्ययन करना,
वृद्धि यानी कि वृद्धि, अगर आपको यहाँ पर क्या है क्षेत्र आ जाए तो क्या करेंगे, वृद्धि और परिपक्वता बता देंगे। कुछ वृद्धि के बारे में बता देंगे, कुछ परिपक्वता के बारे में बता देंगे। आपको पहले बताया भी है कि परिपक्वता क्या होती है और वृद्धि क्या होती है। फिर क्या है, विकास के भिन्न क्षेत्र का अध्ययन करना। जो विकास के क्षेत्र, भिन्न क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, आपको शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक, ये सब चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो। तीसरा है विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन। भाई प्रभावित कौन कौन से के, वातावरण और आनुवंशिक, इसको भी डिफाइन कर दोगे। पीछे सब चीज़ बताई हुई है। फोर्थ, विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। विभिन्न असमानताओं का अध्ययन कैसे पड़ता है, जब भाई विभिन्न असमानता यानी कि असमानताओं का अध्ययन कर सकते हैं। उन बच्चे पर, बाल विकास पर विभिन्न जो परिस्थितियां में प्रभाव होता है, उनकी कैसे कैसे असमानताओं का अध्ययन कैसे कैसे कर सकते हैं, जो उन पर प्रभाव डालती है। अब मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान का अध्ययन भी हम इससे कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, बाल विकास से, हम बाल विकास के क्षेत्र से कर सकते हैं। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, ये बता सकते हो। बाल विकास का अर्थ स्पष्ट कर सकते हो, परिभाषा दे सकते हो, प्रकृति बता सकते हो। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बता सकते हो, क्षेत्र ये आपको अभी बताए गए हैं। विषय विस्तार को संक्षिप्त वर्णन, यानी कि इनके जितने विस्तार है, क्षेत्र है, इनको विस्तार से बताइए। विस्तार से आप बता सकते हो, जितने भी सिद्धांत हैं आपको बताए गए हैं पहले भी, जो आपको अभी बताए हैं इसी वीडियो में पीछे। बालक विकास तथा बाल मनोवैज्ञानिक में अंतर बता सकते हो, और संक्षेप में इसका स्पष्ट भी कर सकते हैं। प्राथमिक स्कूल अध्यापक के लिए विकास के अध्ययन के उपदेय अथवा उपयोगिता स्पष्ट हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो। और इन क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करा दिए जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन, उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं डीएलएड में, सभी पे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।